दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, इसके सारे के सारे चैप्टर करेंगे हम, आपको नज़र आ रहा होगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है, फंक्शन है, इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट चैप्टर हमारा। सेकंड चैप्टर क्या है? कलेक्शन। किसी के अंदर मेजरमेंट, स्केल एंड कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, किसी के अंदर सिंपल कलेक्शन ऑफ डाटा लिखा होगा। तो आप घबराइए मत, आपके जैसे भी जिस भी तरह की यूनिवर्सिटी है, जिस भी तरह की आपके स्कूलिंग है, क्योंकि ये जो सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का मोस्टली सिमिलर रहता है। इवन आप चाहे +2 क्लास में है, +1 क्लास में है, ग्रेजुएशन में है या फिर मास्टर डिग्री के अंदर है, बस थोड़ा बहुत क्या है अल्टर होता है। ठीक है, बट जो बेसिक रहेगा सभी के लिए, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, मैं आज वो करवाने वाली हूँ। ठीक है, विद एग्जाम्पल हम करेंगे। एक बार हम सिलेबस की ओर नज़र लगा लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कलेक्शन एंड टेबुलेशन है, मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजरमेंट्स ऑफ द डिस्पर्जन एंड वेरिएशंस है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन एनालिसिस है, इंडेक्स नंबर है, थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सभी चैप्टर आपको कवर करवाए जाएंगे आपके ही चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसके अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और याद भी नहीं, मतलब ये कई बच्चे से क्या करते हैं, याद करते हैं इन चीज़ों को। याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का कंसेप्ट है। ठीक है, समझने का सब्जेक्ट है ये। तो हम इसको समझेंगे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। वैसे जो पुराने बच्चे हैं उन सभी को पता है कि मैं एग्जाम्पल के साथ ही करवाती हूँ। सो आज फिर हम एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक। क्या 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 करना है हमें? मीनिंग करना है, इसके फंक्शन करने हैं। ठीक है जी, इसकी इम्पोर्टेंस करनी है, इसकी इम्पोर्टेंस किस किस एरिया के अंदर है और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं वो हमें करनी है। राइट, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में क्या होता है। देखो, जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है ना, वो किससे रिलेट करता है? डायरेक्टली रिलेट करता है आपके न्यूमेरिक डाटा से। न्यूमेरिकल आप इसे बोल सकते हो इंफॉर्मेशन से। अब ये इंफॉर्मेशन क्या होती है? अब मैं कहूँ किसी बच्चे को कि आपको ये जानकर लेके आना है कि अपने भारत में जो आपकी जो फीमेल्स और मेल की रेशो कितनी है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो मैं सभी को ग्रुप में लेके बात कर रही हूँ। दैट मीन्स जब भी हम किसी ग्रुप का डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, पूरे इंडिया की डाटा को आपने कलेक्ट किया कि इंडिया के अंदर फीमेल्स, मान लीजिए ये बहुत पुराना डाटा है 832, और पहले बहुत क्या होता था कि 832 फीमेल्स के ऊपर क्या है 1000 मेल होते थे। दैट मीन्स उनकी रेशो, जो फीमेल की रेशो थी वो बहुत कम है एज कंपेयर टू देयर मेल्स। ठीक है, ये बहुत पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है, बट आज 2023 के अकॉर्डिंग देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023 के अकॉर्डिंग जो फीमेल और मेल्स का रेशो पता है क्या है? आज के टाइम में, आज की डेट में बता रही हूँ, 2023 के रिगार्डिंग फीमेल्स जो हैं हमारी 1020 हो चुकी है एज मेल के कंपैरिजन में। मेल हमारे कितने हैं? 1000। तो रेशो देख रहे हो, ड्यूरिंग द टाइम पहले कितनी थी, आज कितनी है, उनके बीच में हमने क्या किया, कंपैरिजन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक न्यूमेरिकल डाटा होता है जो कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, आसपास के फील्ड से कलेक्ट करते हैं। उस कलेक्ट किए हुए डाटा के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आने लग जाएं। एक और मैं आपको इसके साथ एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको समझाना चाहूँगी, जैसे कि सबसे पहले आप क्या करते हो, कोई भी आपको स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करना है, किसी भी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी चीज़ की आप रिसर्च करने चले जाओ, सबसे पहले क्या होगा, हमारा डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। डाटा को कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो सारी कलेक्ट कर लो, सारी की सारी। एक और यहाँ पे छोटा एग्जांपल देना चाहूँगी। मान लीजिए आपको बोला गया, जैसे मेरे को बोला गया
कि स्कूल में जाकर ये देखिए कि स्कूल में बच्चे कितने हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने अब्सेंट होते हैं। अब जस्ट ओनली मुझे ये बोला है कि प्रेजेंट और अब्सेंट्स बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आओ। अब मुझे प्रॉपर ये तो नहीं पता कि कौन सी क्लास लेनी है, कौन सा स्कूल लेना है, किस एरिया में लेना है, हरियाणा में लेना है या फिर आउट ऑफ हरियाणा लेना है, प्रॉपर नहीं है ना। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंट और एब्सेंट बच्चों को कलेक्ट करना है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव तब तक आपको अचीव नहीं होगा जब तक आपका ये जो ऑब्जेक्टिव तब तक आप अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आपके ऑब्जेक्टिव का मेन मोटिव, मेन आपका क्राइटेरिया, एरिया प्रॉपरली तरह से डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपको हरियाणा के किसी एक स्कूल ले लीजिए, डीएवी ले लीजिए, इंडस ले लीजिए, दिल्ली पब्लिक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, किसी एक स्कूल में, मान लीजिए मैंने ले लिया है डीएवी स्कूल के अंदर जाना है आपको। ठीक है, और आपको स्कूल में जाने के बाद +2 क्लास के बच्चों के डाटा को कलेक्ट करके लेके आना है। ठीक है जी, आपने क्या किया, आप गए +2 क्लास के बच्चों का डाटा कलेक्ट किया और कौन से स्कूल में गए, डीएवी स्कूल में गए, डाटा आपने कलेक्ट कर लिया। देन उसको डाटा को आपने कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइजेशन करोगे आप उसका। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत है उसे वहीं पर क्या करना, रखना। दैट मीन्स इसके अंदर हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं। दैट मीन्स अगर आपको किसी भी तरह की चेंजेस की ज़रूरत है आप उसके अंदर एडिट करते हैं, देन उसको क्लासीफाई कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद क्या करते हैं आप, टैबुलेशन करते हैं। अब इनका मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, एडिटिंग का मतलब, एडिटिंग का तो मतलब समझते हैं ना, जैसे कि किसी चीज़ के अंदर एरर आ जाता है तो उसको हम ठीक करते हैं। ठीक है, कोई भी डाटा, जैसे कि मेरे पास डाटा है, मुझे अपने सीनियर के वो को दिखाना है। ठीक है, मुझे अपने सीनियर को दिखाना है, तो क्या मैं एज इट इज़ ये रो डाटा, इतना सारा डाटा मैं एज इट इज़ उसको दिखा दूँगी, नहीं ना। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करूँगी, देन अपने सीनियर को मैं दिखाऊंगी। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो यहाँ पे एडिटिंग का मतलब ये है कि आपको एरर को हटाना है, एरर फ्री डाटा लेकर आना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मली जो भी मिस्टेक होती है वो मिस्टेक को हटाकर जो एक्चुअल में करेक्ट एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड डाटा आपको अपने सीनियर को दिखाओगे। जी बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डाटा को वर्गीकरण में बांटना। अब वर्गीकरण का मतलब, मान लीजिए आपकी +2 क्लास के अंदर बॉयज़ भी थे, ठीक है, गर्ल्स भी थी। अब मैंने क्या किया, 100 स्टूडेंट थे टोटल, बॉयज़ और गर्ल्स को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। बॉयज़ यहाँ पर, गर्ल्स यहाँ पर, इनके नंबर भी डिफाइन कर दे कि बॉयज़ मान लीजिए 60 हैं, गर्ल्स हमारे पास 40 हैं। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब टैबुलेशन का मतलब क्या है, टैबुलेशन का मतलब क्या है कि इस डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, किस तरीके, इसमें आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो रो के फॉर्म में भी और आप कॉलम के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर जब आप इस डाटा को दोबारा से उठाओ ना, ये मैंने डाटा को उठाया दोबारा से, तो मुझे दोबारा से ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ऐसे कन्फ्यूज़न भरा डाटा नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, टैबुलेशन का मतलब समझ गए कि ऐसे रो में भी हो सकती है। ठीक है, रो में दैट मीन्स यहाँ पर बॉयज़ हो गया, यहाँ पर गर्ल्स हो गई हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर होता है ना, जैसे कि जो कंटेंट होता है, देन यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे बॉयज़, यहाँ पे गर्ल्स, यहाँ पे नंबर हो जाएंगे कि ये 60 हैं, ये 40 हैं। ठीक है, टैबुलेशन का मतलब ये होता है जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर दे। ये जो मैं इस पेज पे पूरा समझाऊंगी ना, ये पूरा आपका स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। बस फिर उसके बाद हमें क्या करना है, लाइन टू लाइन इसको रीड करना है। अब मैं आपको सारांश बता रही हूँ, लिंक क्रिएट करते जा रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि इन फ्यूचर उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो यूज़ किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपकी इकोनॉमिक फील्ड में भी हो सकता है, आपकी सोशल फील्ड में भी हो सकता है, आपकी पॉलिटिकल फील्ड में भी हो सकता है, आपकी बिजनेस में भी, फिनेंस में भी, कोई भी फील्ड हो, सब में ये चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, इवन स्कूल के अंदर जब क्या है एडमिशन्स की जाती है, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स की जाती हैं, जो आपको सीटें अलॉट की जाती है। सीटें अलॉट में दैट मीन्स जितनी आपके पास कहते हैं ना कि इस स्कोप की, जैसे कि MBA की, MCOM की, +2 क्लास की, BCom क्लास की, BSc की, जो भी स्ट्रीम है उनकी सीटें होती है कि हमारे पास इतनी सीट है
बच्चे मान लीजिए 200 सीट हैं आपकी कॉलेज के अंदर और आए हैं बच्चे 2000, तो उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम फिट किया जाएगा। मान लीजिए 2021 में इतने आए, फिर 2022 में देखा कि 200 ही सीट हैं, अब की बार फिर 2500 हो गए, मतलब बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये डाटा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आप क्या करते हो, यूज़ करते हो जब हम स्टैटिस्टिक्स का हम पढ़ते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डाटा को ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि किस उस डाटा को अब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से या फिर डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। ग्राफ काफ़ी तरह के होते हैं, डायग्राम भी काफ़ी तरह के होते हैं। जैसे कि ग्राफ में आपके हिस्टोरिकल ग्राफ होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ग्राफ होते हैं। इन ग्राफ की हेल्प से आप क्या करते हो, इस डाटा को अभी आपने इसमें दिखाया है ना, नंबर में दिखाया है, अब ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे। देन उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ये 40 की होगी, ये 60 की होगी। अब आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे गर्ल्स कम हैं और बॉयज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। डायग्राम की बात की जाए तो मैं पाई चार्ट को एग्जांपल लेके चलती हूँ। पाई चार्ट का एग्जांपल कुछ इस तरीके से होता है, ये 40%, ये 60%, आपको नज़र आ जाएगा कि डायग्राम इस तरीके से होते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज किए हुए डाटा को आपने क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने के बाद आपको किस चीज़ में हेल्प मिलेगी, एनालिसिस में हेल्प मिलेगी। एनालिसिस समझते हैं कि विश्लेषण में आपको सोचने समझने में, सोचने विचारने में हमें हेल्प करेगा, विश्लेषण में हेल्प करेगा, ठीक है जी। एनालिसिस में क्या करते हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी अब आपके पास इतना सारा डाटा आया है, इस डाटा के एनालिसिस में क्या होता है कि इन सभी डाटास को एक मेथड, एक टूल का यूज़ करके उनकी इंफॉर्मेशन और स्ट्रॉन्गली बनाना। जैसे कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, रिग्रेशन पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे, कर्टिसिस पढ़ेंगे। ये सभी जो टर्म है ना, इनको निकालने के कुछ एक फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्पीयरमैन का फॉर्मूला होता है 1 - 6d स्क्वायर अपॉन में n इंटू n का स्क्वायर माइनस के 1। ये आगे हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ एनालिसिस में क्या होता है। एनालिसिस में आपके टूल्स होते हैं, मेथड होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज दैट इज अ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि जो आपके पास यहाँ पे मान लीजिए 4 ऐसी बातें आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपने डाटा का यूज़ करके आपने इस इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट कर लिया। देन इसमें से आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना होगा। नॉर्मल सी बात है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन ड्रॉ करना। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ड्रॉ द कंक्लूजन। कंक्लूजन पे पहुंचना, फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना। जब आप फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे तो दैट मीन्स आपके द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ डाटा है वो एट द एंड में यूज़ हो चुका है। ये आपके स्टैटिस्टिक्स के अगर मैं बताऊं तो ये स्टेजेस भी हैं और आपके सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग भी है, ठीक है बच्चे। अब आपको ये पता होना चाहिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है। एक अब आपने देखा, एक बात आपने नोट की, फीमेल्स ली मैंने, मेल्स लिए मैंने, ठीक है, ये क्या है, ग्रुप है, आपको नजर आ रहा है। अगर मैं एक फीमेल की बात करती, अगर मैं एक मेल की बात करती, क्या वो स्टैटिस्टिक्स डाटा होता? जी बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसे एक और एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल क्यों देती जा रही हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। स्कूल का एग्जांपल हो गया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉपरली प्री डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपरली मतलब कि वैग्यू नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए कि आपको ही ना समझ में आए, ठीक है। एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री में क्या करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। और इसको मैं अलग पेन से ड्रॉ करना चाहूँगी। ये एम्प्लॉई है और ये इसका ओनर है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए मिस्टर एक्स की बात कर रही हूँ, ये मिस्टर एक्स है, अगर मैं इसके वेजेस की बात कर रही हूँ कि इसकी वेजेस मंथली 12,000 है, ठीक है, तो सालाना कितनी होगी, 1,44,000 हो गई है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लोगे, 12 गुना में 12,000, ठीक है। अगर मैं एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ तो ये स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है, ये स्टैटिस्टिक डाटा नहीं है।
बिकॉज क्योंकि ये सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा ग्रुप की बात होगी, पूरे होल ग्रुप की बात होगी, किसी एक पर्टिकुलर की नहीं होगी। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट्स होता है। एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट दैट मीन्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट दैट मीन्स सभी का समेशन की बात करता है, एवरेज के ऊपर बात करता है ये, ठीक है। दूसरा ये क्या है? न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को लेके चलता है, ठीक है जी। और यहाँ पर डाटा को एक प्रॉपरली सीक्वेंस में जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तभी आप क्या करोगे? डाटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये आंकड़े होते हैं, सांख्यिकी होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम आंकड़ों को एनालिसिस करते हैं, जो भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उनको कंपैरिजन करते हैं जो सिमिलर टाइप की होगी। अब ये आपको यहाँ पर देखो, मैंने बहुत मोस्ट ऑफ जो पॉइंट्स है वो समझा दिए हैं। ये देखो फीमेल्स के मेल्स है, हमने पहले इन दोनों का कंपैरिजन किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया। आपका कंटेंट सेम है, आपका कंटेंट सेम आपको नजर आ रहा है, फीमेल्स मेल के साथ, मेल फीमेल के साथ, राइट। बट ईयर चेंज हुआ, जब ईयर टू ईयर चेंज हो रहा है दैट मीन्स आपको कंपैरिजन करने में भी हेल्प मिलता है। दैट मीन्स ये क्या है? होमोजीनियस या फिर सिमिलर यूनिट की बात कर रहे हैं। सिमिलर यूनिट के अंदर क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? हेल्पफुल है, सिमिलर यूनिट को ही लेकर ये चलती है, ठीक है। अब हम इसके नोट्स की, अगर आपको नोट्स के रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में बताऊंगी किस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। अब चलो हम अब स्टडी करते हैं। अब हमें पढ़ना है। अब आपको ये समझ में आ गया स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? एक न्यूमेरिकल डाटा है जो कि होमोजीनियस यूनिट्स और सिमिलर यूनिट के साथ हम कंपैरिजन करने में हमें हेल्प करता है। ये ग्रुप के डाटा को कलेक्ट करने में और उसको कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। इसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। अब देखो एक और बात बता देती हूँ साथ ही साथ, जो न्यूमेरिक है, दो तरह के डाटा होते हैं आपके। एक तो हमारा क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है, एक हमारा क्वांटिटेटिव होता है। बच्चे दोनों टर्म आपने सुनी लगी होगी, ये दो टर्म है आपकी, ठीक है। एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? जो क्वालिटी के बेस पे होती है। क्वालिटी समझ रहे हैं, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेट फॉर्म में। बट क्वांटिटी क्या होती है? आपकी यूनिट्स होती हैं। जैसे कि आप समझ रहे हैं, जैसे कि आपको 1 किलो अगर चीनी लेके आने तो किलो में मेज़र करेंगे। अगर आपको 1 लीटर दूध लेके आने तो दैट मीन्स ये जो लीटर है ये आपकी क्या है? यूनिट है। ये आप इसको क्या कर सकते हो? मेज़र कर सकते हो। जो स्टैटिस्टिक्स है आपकी क्वांटिटेटिव टर्म है एज कम्पेयर टू योर क्वालिटेटिव टर्म। ये आपकी फंक्शंस में, जब मैं आपको फंक्शंस करवाऊंगी ना, तब वहाँ इसकी फीचर्स और इसके प्लस में इसकी इंपॉर्टेंस में भी पॉइंट आएगा। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका बन गया है ये 5th पॉइंट। 4th पॉइंट आपका कंपैरिजन क्या था, ठीक है। सो अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा भी नहीं होगा ना, अगर आपने यहाँ तक 15 मिनट की वीडियो भी देख ली ना, तो दैट मीन्स आप का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। चलो अब हम इसके मेन पॉइंट पर आते हैं। स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन अ प्रैक्टिकल एवरी फील्ड इन अ लाइफ। जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो आपकी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है जो आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं। जैसे कि मॉडर्न इरा के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना होता है, प्रॉब्लम किस फील्ड में आएगी? जैसे कि इकोनॉमिक्स, मैंने आपको पहले ही बताया, इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, बिजनेस हो गया, फिनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आपको स्टैटिस्टिक्स के डाटा, स्टैटिस्टिक्स के मेथड, स्टैटिस्टिक्स के टूल, इन सभी का प्रयोग करके आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं कि किस तरीके से हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक आंकड़े हैं, दैट मीन्स एक इंफॉर्मेशंस है, ये डाटा है जिसकी हेल्प से आपको ये पता चला कि कितना हमारे पास इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना हमारे पास क्या है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, मतलब कि
एज इट इज़ चल रहा है या फिर उसके बिल्कुल नीचे गिर गया है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक आंकड़े हैं जो आपको दिखाते हैं कि ये कहते हैं ना कि अब की बार बारिश बहुत तेज हुई है ना। पिछले आंकड़ों के दौरान न्यूज़ के अंदर आपने बहुत बार सुना होगा कि पिछले आंकड़ों के दौरान हमारे पास ये था, आज हमारे पास ये है। तो एक इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, ये पेज भी बिल्कुल समझ लेना। देन आपकी एक प्रॉपर एक स्पेसिफाई ऑथर के द्वारा जो डेफिनेशन दी हुई है ना, आपको वो भी प्रॉपर समझ में आ जाएगी। ठीक है। ये कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डाटा। आई होप आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ समझाई थी कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स आप क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हो पहले, देन उसके बाद रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ या फिर डायग्राम में, देन उसको आप एनालिसिस करोगे, देन उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट करोगे, कंक्लूजन पे पहुँचने की कोशिश करोगे। कौन से डाटा की, एक न्यूमेरिकल डाटा की, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एग्रीगेट ऑफ अ फैक्ट नॉट ए सिंगल। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट दैट मीन्स ग्रुप की बात की जा रही है, सिंगल की बात नहीं की जा रही। ग्रुप के साथ ही क्या करता है, डील करता है। आपकी बुक के अंदर भी स्पेशल यहाँ पर ना, अभी मैं पहले इसको करवाती हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है। एग्रीगेट फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जिसके कारण क्या है, क्योंकि ये एग्रीगेट पे फैक्ट करता डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं किसी भी डाटा को, उसमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि फीमेल्स 2019-20 का ले लीजिए, ठीक है, और ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से ईयर का है, बट हाँ ये कंफर्म एग्जैक्ट है 2023 के अंदर फीमेल मेल के रेशियो ये है। ठीक है, 2023 में है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास जो मेल फीमेल्स थी, यहाँ पे भी मेल फीमेल्स हैं, यहाँ पर 832 है, यहाँ पर 1000 है फीमेल्स, यहाँ पर 1020 है, यहाँ पर 1000 है। अब डाटा क्या है, आपके पास फीमेल्स हैं, एग्रीगेट है, ग्रुप है, यहाँ पर आप इनको कंपैरिजन करने में इजी हो रहा है आपको। ठीक है। अगर हम एक एक फीमेल की बात की जाए, एक एक मेल की बात की जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है और थोड़ा लेंथी प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। ठीक है। और जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है, जो न्यूमेरिक जो आपके आंकड़े हैं, वो किस चीज़ से इफेक्ट करते हैं, वो बहुत मल्टीप्लिसिटी ऑफ द काजेस, बहुत सारे कारणों से इफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रोडक्शन करनी है, एग्जाम्पल याद रखना, बस एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया ना, दैट मीन्स आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन करनी है वीट की। ठीक है, मुझे क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है वीट की, प्रोडक्शन ऑफ वीट। ठीक है। अब ये वीट का प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है आपकी सीड की क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, क्वालिटी ऑफ सीड। फर्स्ट पॉइंट ये, कितना रेनफॉल हो रहा है। आप देखो जुलाई के अंदर दिल्ली साइड कितनी बारिश आ रही है, तो क्या है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किसी भी प्रोडक्शन में। अब हम वीट का ले रहे हैं तो वीट की प्रोडक्शन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ द सॉइल, सीड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी। ठीक है। और आपकी जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हो, फर्टिलाइजर जो भी आपने यूज़ किया है, ठीक है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन है, ये सभी चीज़ें क्या करती है, आपके वीट के प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा करती है। क्यों, अगर आपके सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो आप क्या है, डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। राइट। तो यही कह रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स, जो आंकड़े हैं, वो किस बहुत सारे काजेस से इफेक्ट होते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं। जो भी डाटा होता है मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स जो डाटा है वो इन्यूमरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन्यूमरेटेड का मतलब क्या है, जो एक्चुअल डाटा होते हैं। अब मैंने कहा कि 100 में से 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली स्कूल के अंदर आते हैं, तो ये प्रॉपर एक्यूरेट डाटा है। ठीक है। बट एस्टिमेटेड की बात की जाए, जब भी कभी रैली होती है,
आपने किसी नेता की रैली देखी होगी, ठीक है, उसके अंदर कभी आपको ये प्रॉपर ये पता होता है कि इतने लोग इस रैली के अंदर एक हिस्सा हुए हैं इस रैली का? नहीं ना। हम क्या करते हैं कि लगभग 1000 लोग थे, लगभग 3000 लोग थे। जब हमारे पीएम जी की रैली होती है तो उसके अंदर कितने सारे लोग होते हैं, उसकी कोई काउंटिंग होती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आ सकता है इसके अंदर, जैसे कि रिपब्लिक डे पर दिल्ली के अंदर जब होती है, इंडिया गेट के ऊपर या फिर रेड फोर्ट लाल किले के ऊपर, तब वहाँ पर लोग आते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, लोग कितनी सारी तादाद में होते हैं जिससे आप उसको काउंट नहीं कर सकते, बट एक एस्टिमेशन होता है कि हाँ इतने लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एस्टिमेटेड भी हम कई बार यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बट अपने स्टैंडर्ड, अपनी एक्यूरेसी के डिपेंड करता है कि आपकी उस टाइम में क्या स्टैंडर्ड आप यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। येस, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि ये जो डाटा, जो स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा होता है वो सिस्टमेटिक मैनर में हम इसको कलेक्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि मेरे पास आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है डीएवी स्कूल का है, तो मैंने प्रॉपर वे से उसको डाटा को कलेक्ट करना शुरू किया ना। तो क्या है, डाटा हमेशा क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो सिस्टमेटिक मैनर से होना चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्री डिटरमाइन पर्पस को अचीव कर सकते हैं, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव आपका पहले स्पष्ट होगा, अच्छी तरह से आपको पता होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसी के हिसाब से क्या करोगे, आप डाटा को कलेक्ट करोगे। एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, ये पता है क्या कह रहा है, ये लाइन, एक लाइन मैंने ऐसी लिख रखी है जो आपके पूरा स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। स्टैटिस्टिक प्लेस इन अ रिलेशन टू ईच अदर का मतलब क्या है कि रिलेशन किस तरीके से बन पाएगा, तभी बन पाएगा जब वो क्या होगा, होमोजीनियस नेचर में होगा, दैट मीन्स सिमिलर यूनिट के अंदर होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंटिफिक मेथड विच डील विद द न्यूमेरिकल डाटा। ये आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। स्टैटिस्टिकल किसके साथ डील करता है आपके न्यूमेरिक डाटा के साथ। मेथड यूज फॉर द एनालिसिस स्टैटिस्टिकल डाटा आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मेथड। जो भी आप मेथड यूज़ करते हो स्टैटिस्टिकल के डाटा को, आंकड़ों को समझने के लिए, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए, उन मेथड्स को क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड कहेंगे। और इनका यूज़ पता है क्या होता है, इसका फ्रूटफुली यूज़ कर सकते हैं हम स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, और आल्सो फॉर द प्राइवेट, पब्लिक, रिसर्च, मैनेजमेंट, फिनेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कहीं पर भी हम इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आप भी देखना आपके स्कूल में हर साल कितना चेंज आ रहा है। अब पहले जब हम पढ़ते थे ना, तब हमारी फ़ीस पता है कुछ 100 रुपये के करीब ऐसा होता था, 100 रुपये, 120, 137 ऐसी होती थी। बट आज स्कूलों की फ़ीस पता है कितनी है, हज़ारों में है। तो कितना चेंज आ गया, उसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वो आप देखना कि आप जब, अभी नॉर्मल सी बात है, अगर आप +2 क्लास में, तो +1 क्लास की फ़ीस आपके टाइम की देखना, आप 2022 की फ़ीस देखना, 2023 की फ़ीस देखना, उसमें भी फ़र्क मिलेगा बच्चे, 1 साल के अंदर का भी फ़र्क मिलेगा। तो ये क्या है, आंकड़ों को आप कंपैरिजन कर सकते हो जब आपका बेस सिमिलर हो, ठीक है। तब हम यहाँ पर बुक के अंदर आ जाते हैं। अब आपको एक डेफिनेशन बताऊँगी, बहुत सारी डेफिनेशन है बुक के अंदर, बट मुझे थोड़ा सा रेलिवेंट लगी, इम्पोर्टेंट लगी, और जिसके अंदर सभी की सभी इन्फॉर्मेशन है। वो कौन सी है डेफिनेशन, आपकी लास्ट, अदरवाइज आपकी जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है वो सारा यहाँ पर है, ठीक है। बट अगर आप लास्ट डेफिनेशन को पढ़ोगे होरेस के अकॉर्डिंग, कह रहे कि स्टैटिस्टिक्स आर द एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट affect to the market extended by the multiplicity of the causes, numerical expressed, enumerated, or the estimated according to the reasonable standard of the accuracy collected in the systematic manner for a predetermined purpose and the place in relation to each other। जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया है ना, ये सारे आपका डेफिनेशन ही था, बट मैंने इसको टुकड़ों में समझाया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एग्जाम्पल के साथ समझाया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके सिंगुलर फॉर्म में, आपको ही पता है, आपकी बुक के अंदर भी दिया होगा, स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस एंड स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। सबसे पहले हम प्लूरल सेंस के अंदर पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, जो भी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, 1 पॉइंट एग्रीगेट फैक्ट है, किससे इफेक्ट होती है, मार्केट के बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होती है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है। इन्हीं के पॉइंट बनाए हुए, 7 पॉइंट को इनके करैक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। एग्जाम में अगर ये आए ना, स्टैटिस्टिक्स के करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करो, तो करैक्टरिस्टिक्स आपको यही एक्सप्लेन कर सकती है। एग्रीगेट फैक्ट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर द एग्रीगेटेड फैक्ट, क्योंकि ये डाटा ग्रुप का होता है, इंडिविजुअल डाटा आपका
स्टैटिस्टिक डाटा नहीं होगा। सिंगल फैक्ट इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, हमेशा ग्रुप के अंदर काम करता है स्टैटिस्टिक्स का डाटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, क्वालिटेटिव टर्म को नहीं लेके चलता, ये क्वांटिटेटिव को लेकर चलता है। मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट जब हम कर रहे थे, जब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये क्वांटिटेटिव टर्म को लेकर ज़्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू देयर इज अ क्वालिटेटिव टर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू है मार्केट एक्सटेंड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द काजेस। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर डाटा को हम जब हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ना वीट का एग्जांपल जो मैंने दिया था ना, प्रोडक्शन ऑफ द वीट, वो बहुत यहाँ पे सुटेबल है कि जो वीट का प्रोडक्शन है इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सीड की क्वालिटी क्या है, सोइल की क्वालिटी क्या है, रेनफॉल की क्वालिटी क्या है, फर्टिलाइजर क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सभी क्या है एक प्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं। तो काफ़ी सारे काजेज होते हैं जब भी हम किसी डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर द इम्यूरेटेड और द एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड। ये मैंने अभी समझाया आपको। जैसे जो एक्चुअल में फैक्ट होते हैं, एक्चुअल में आप जिसको काउंट कर सकते हैं वो आपके न्यूमेरिक डाटा होते हैं, ठीक है। और जो एस्टिमेटेड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, रैली का एग्जांपल हो सकता है, रेड फोर्ट के अंदर जो प्रेजेंट जो लोग होते हैं उनकी जनसंख्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि स्टैटिस्टिक्स आर द कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। नॉर्मल सी सिस्टमैटिक मैनर समझते हैं ना, जैसे कि आपके स्कूल के अंदर जाते हैं, आप स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, प्रेयर होती है, देन उसके बाद फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर के बाद आपके क्या होते हैं, रिसर्च होती है। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से आपका स्कूल क्या है, परफॉर्म करता है, कॉलेज आपका परफॉर्म करता है। इसी तरह से डाटा भी हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव के बेस पर हम डाटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड फॉर द प्री डिटरमाइंड पर्पस। आपको पहले पर्पस बताना चाहिए कि क्या पर्पस है। ऐसे ही तो नहीं आपकी मतलब कहते हैं ना मुंह उठा के काम कर रहा है भाई, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले आपका पर्पस पता होना चाहिए। अगर आपको पर्पस पता है देन यू विल बी एबल टू कलेक्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशंस एंड करेक्ट डाटा, ठीक है। अगर आपका डाटा जो ऑब्जेक्टिव है प्री डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड है तो आप क्या कर सकते हो, डाटा को अच्छे से कलेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट। स्टैटिक शुड बी प्लेस इन अ रिलेशन टू ईच अदर्स। स्टेट रिलेशन जहाँ आ जाए ना वहीं पर समझ लेना रिलेशन का मतलब क्या है, किसी दो सिमिलर चीज़ों के अंदर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। अब आपको मैं कहूँ जैसे कि मोस्ट ऑफ घरों में ये होता है, मैं बताती हूँ कि एक बच्चे की कंपैरिजन ना किसी दूसरे फैमिली के बच्चे के साथ कंपेयर करते हो कि देखो फलाने का बच्चा ऐसे कर रहा है, तुम भी करो ऐसे, ऐसे करते हैं ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसकी फैमिली की कंडीशन अलग है, तुम्हारी फैमिली कंडीशन अलग है, उसका इन्वायरमेंट अलग है, उसके पास अवेलेबल फैसिलिटी अलग है, बहुत सी चीज़ें मैटर करती है जब हम कंपैरिजन करते हैं। बट जब अगर मैं एक्चुअल बताऊँ को कंपैरिजन कब पॉसिबल एंड कब सक्सेसफुल माना जाता है, जब क्या है हर चीज़ क्या होती है, सिमिलर होती है। अगर मैं एक बिजनेस के एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि एक बिजनेस है जो क्या करता है, सेल करता है सालाना 1000 टन प्रोडक्शन जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा क्या करता है, वो सेल तो करता है बट 1000 नहीं करता, वो 800 टन प्रोडक्शन को सेल करते हैं। वो अपने इस बिजनेस को इसके साथ कंपेयर करना स्टार्ट करता है, तो दैट इज़ नॉट ए गुड वे, बिकॉज क्योंकि इसकी इन्वायरमेंट अलग है, इसका बिजनेस अलग है, इवन वो क्या है किसी भी तरह से उनके प्रोडक्शन की प्रोडक्ट सेम रहा हो। मान लीजिए यहाँ पे बुक्स का मान लीजिए बुक्स की सेल करता है ये, ठीक है, वो टन में नहीं होगी, वो राइस कर लीजिए हम यहाँ पे, ठीक है, राइस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट इन दोनों का इन्वायरमेंट अलग होगा, एरिया अलग होगा, सबके एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, राइट। तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब हर चीज़ क्या होगी, सेम होगी, हर चीज़ क्या होगी, सिमिलर होगी। उसके अंदर काम करने वाले वर्कर से लेकर टॉप मैनेजमेंट की बात की जाए, वहाँ तक की बात की जाए, तो वो कंपैरिजन सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे यही बात की जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस इन अ रिलेशन टू द ईच अदर। तो यहाँ पे देखो क्या बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। यहाँ पे देखो प्रोडक्शन का वीट आपको अगर गिवन है, चलो पहले यहाँ से पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि द स्टैटिस्टिकल डाटा मस्ट बी कंपेरेबल, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द डाटा आर द होमोजीनियस। लिखा हुआ है होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम नेचर का, सेम यूनिट का होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब कि एग्जाम्पल होता है, इफ़ वी आर गिवन द प्रोडक्शन ऑफ द वीट का प्रोडक्शन दिया हुआ है, राइस का प्रोडक्शन दिया हुआ है, शुगर का प्रोडक्शन दिया हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है।
मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। अगर आपको राइस का, शुगर का एंड वीट का, इन सभी का प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और वो सभी का दिया हुआ है 2017 का, क्या आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं? डाटा स्टैटिक्स में दिया हुआ है, टन में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, न्यूमेरिक डाटा में दिया हुआ है, क्या इसको कंपैरिजन कर सकते हैं? ये आप इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, इवन चाहे आपका स्टैटिस्टिक डाटा हो, क्योंकि इसके अंदर जो यूनिट है ना, वो जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग है। अगर आप वीट का ही आप एग्जांपल लेते 2017 से लेकर 18, 19, अगर इनका कंपैरिजन करते तो आप इसको अच्छे से कंपैरिजन कर सकते थे, ये होमोजीनियस है, ठीक है। बट अगर आप डिफरेंट फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया आपको दिए हैं, क्या आप इसको कंपैरिजन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स यही कहते हैं कि आप रिलेशन टू ईच अदर तभी कर पाएंगे जब आपका क्या होगा, होमोजीनियस क्या होगा, डाटा होगा आपका। यहाँ पे एक अच्छी लाइन लिखी हुई है, ये क्या कहते हैं कि ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट बट ऑल द फैक्ट्स न्यूमेरिक स्टेट आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में कहना क्या जाता है। एक सेकेंड, ये कह रहा है कि सारे के सारे ऑल द स्टैटिस्टिक, सारा का सारा जो स्टैटिस्टिक्स होता है, अब मैं एक होल बनाती हूँ, एक इस होल के ऊपर होल, स्लोगिज्म आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे, रीजनिंग में आते हैं ये, ठीक है। ये न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा के ऊपर लिख देती हूँ मैं स्टैटिस्टिक। इसको प्रॉपर समझाने के लिए मैं आपको, सभी बच्चे वाकिफ होंगे, जैसे कि डॉग जानते हैं सभी जने, डॉग सबका पता है, कैट सबको पता है ना। एक हम स्पैरो ले लेते हैं, चिड़िया जिसे हम बोलेंगे स्पैरो, ठीक है। इसकी कैटेगरी क्या है? एनिमल की है। इसकी कैटेगरी क्या है? बर्ड्स की है, राइट, यही होगी। एक सेकेंड, मेरा रेड पेन कहाँ गया भाई, एक सेकेंड। इन सब की कैटेगरी आपको पता है ना, इसकी एनिमल की है। अब आप ये देखो, अगर मैं एनिमल बोलूँ, एनिमल के बाद हम क्या बोले, डॉग बोले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसके अंदर आता है। एनिमल का एक पार्ट मतलब बोल सकते हैं, एक हिस्सा बोल सकते हैं, डॉग है। अगर मैं बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स के अंदर स्पैरो की बात आ जाती है, तो स्पैरो बर्ड्स का पार्ट है ना। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स एक वाइडर है एनिमल और बर्ड की तरह, और न्यूमेरिक डाटा आपका क्या है, नैरो है, जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि ऑल द स्टैटिस्टिक्स, ये जितने भी ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये सारे क्या होंगे, न्यूमेरिक होंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि ऑल न्यूमेरिक डाटा इज नॉट, कि सारे के सारे न्यूमेरिक डाटा क्या होंगे, स्टैटिस्टिक्स होंगे, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा लॉजिकली है। रीजनिंग हम जब पढ़ते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, वहाँ पे यही बात आ जाती है, जब ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स, वहाँ पे बर्ड्स एनिमल का बहुत एग्जाम्पल आता है। बट आपको यहाँ समझाने के लिए उम्मीद करती हूँ आपको ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में हमने पढ़ लिया, साथ के साथ पॉइंट सिंगुलर सेंस भी आपने पढ़ लिए। ऐसे कैसे पढ़ लिए? जो आपकी स्टेजेस मैंने आपको बताए हैं ना, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पर यूज़ करने हैं। बट हाँ, एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गई, जब मैंने आपको कलेक्शन ऑफ डाटा बताया, ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा बताया, यहाँ पे जब आप डाटा को कलेक्ट करते हो ना, दो तरीके से कर सकते हो। डाटा कलेक्शन आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। आपके पास 2 वे है किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी सोर्स हो सकता है, एक हमारे पास सेकेंडरी सोर्स हो सकता है। प्राइमरी सोर्स का मतलब ये क्या है कि जब मान लीजिए मैं खुद गई स्कूल के अंदर, ठीक है, मैंने खुद डाटा को
कलेक्ट किया, मैंने खुद बच्चों से बात की, टीचर से बात की, वहाँ के स्टाफ से बात की कि कैसे बच्चे आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके एब्सेंट होने के कारण क्या है। मैं खुद जाके उनको डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ और देन उनको मैं राइट डाउन कर रही हूँ। दैट मीन्स मैं पर्सनली गई वहाँ पर। तो वो क्या होगा, प्राइमरी सोर्स होगा जब मैं पर्सनली किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए जा रही हूँ। सेकेंडरी क्या होगा कि मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट डाटा को अगर मैं यूज़ करती हूँ तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा हुआ। ऑलरेडी एग्जिस्ट डाटा कैसा हो सकता है, वो आपका क्या हो सकता है, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई भी आपकी मान लीजिए इंटरनेट पर अवेलेबल कोई भी डाटा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट डाटा को ही हम यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज अ सेकेंडरी डाटा। अब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ए डाटा लिखा हुआ है। कलेक्शन ऑफ ए डाटा जो हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, पर प्राइमरी डाटा ज़्यादा रिलायबल होता है। कारण क्या है, क्योंकि इसको हम खुद कलेक्ट करते हैं, हमारा विश्वास होता है, हमारा ट्रस्ट होता है, ठीक है, पूरा ट्रूथ होता है, क्योंकि जो हमने देखा वही हमने नोट आउट किया। बट इसके अंदर हमने ये नहीं पता कि क्या नेक्स्ट पर्सन ने कैसे इसको रिकॉर्ड कर रखा है, किस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी अगर आपको चेकआउट लेनी है, रिलायबिलिटी दैट मीन्स आपको अपनी रिपोर्ट में रखनी है, तो आप प्राइमरी सोर्स का प्राइमरी डाटा को कलेक्ट यूज़ करोगे। दैट्स इट्स सिंपल, क्योंकि मैंने आपको एक पहले समझा दिया है। अब आ जाता है स्टैटिस्टिक्स क्या साइंस है या आर्ट है, ये दोनों है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत बड़ा, दैट मीन्स बहुत बड़ा। ये आपको नोट्स जो क्या है कैसे मिलेंगे मैं आपको एट द एंड में बताऊंगी, ठीक है। ये कलेक्शन करना मल्टीपल फैक्ट्स को किसी भी सोर्स से आप यूज़ कर सकते हो, प्राइमरी से कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ अभी तक आप अगर इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा, ठीक है। जल्दी ही थोड़ा सा पॉइंट हो रहता है हमारा, देन उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, हम एडिट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मैंने समझाया था आपको भी थोड़ी देर पहले, टैबुलेशन बताया था, प्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ के अंदर करते हैं या फिर डायग्राम में करते हैं। फिर इसके पार्ट आ जाते हैं डायग्राम के अंदर और ग्राफ के अंदर, ठीक है। एनालिसिस करते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं, देन उसके बाद इंटरप्रिटेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक मेथड है, किस चीज़ का एक मेथड है कि जिससे हम क्या है, एक डिसीजन पे कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट मीन्स एक डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। इन द फेस ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिक डाटा एंड द कैलकुलेटेड रिस्क, जो भी हमने रिस्क को कैलकुलेट किया, जो भी हमने डाटा को कलेक्ट किया, उसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं, उसके बेस पर हम एक कंक्लूजन ड्रा किया, और उस रॉ इन्फॉर्मेशन से हम एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तक पहुंच चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों के हिसाब से। अब बात की जाती है स्टैटिस्टिक्स साइंस है आर्ट है, भाई है क्या, एक्चुअल में है क्या, ये बताना है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस भी है आर्ट भी है, दोनों का मतलब समझते हैं। साइंस की अगर बात की जाए तो किसके ऊपर साइंस आ जाए ना, तो सीधा आपको ये दो बातें याद रखनी है। ये एक तो प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है, प्रिंसिपल में क्या होते हैं, रूल रेगुलेशंस आते हैं, ठीक है, एक लॉज होती है, ठीक है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज, इट इज द स्टडी ऑफ द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड द अटेम्प्ट टू मेक जनरलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड लॉज, राइट। एक तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करते हैं। अब देखो, कभी भी आप साइंस का एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी भी केमिकल को मिलाने से, किसी भी केमिकल के मिलाने से क्या होता है, कोई एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है। पता है ना आपको, जब आपने 10th तक तो आपने साइंस पढ़ी होगी, कॉमर्स वाले बच्चों ने, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पता होगा, लोहे को जंग लगने की बात की जाती है। लोहे को जंग कैसे लगता है, जब वो ऑक्सीडेशन होता है उसका, ठीक है, जब वो इन्वायरमेंट के अंदर आता है। एक बार आपने उसको गीला कर दिया, कील नेल का जो कील का एग्जांपल आपकी प्लस 10th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर ही है ना। तो क्या है, आप उसके अंदर कारण है कि उसको जंग क्यों लगा, आयरन को जंग क्यों लगा, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हुआ, पानी में जाने के बाद उसको इन्वायरमेंट में लाया गया। इन्वायरमेंट के कुछ एक तत्व मुझे इतना नहीं पता, बट हाँ कारण बताता है
काज एंड रिलेशनशिप बताता है साइंस हमेशा, जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, प्रिंसिपल एंड लॉज के ऊपर बेस्ड होती है, जिसके थ्रू हमारे क्या हो जाती है, एक नॉलेज क्रिएट हो जाती है कि जब जब ऐसा होगा तब तब ऐसा होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। आर्ट की बात की जाए, आर्ट क्या है, एक स्किल है। स्किल किस चीज़ के लिए, जो भी आपके पास डाटा था ना, अब मैंने देखो ये पूरा डाटा, इस पूरे पेज पर मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का मतलब भी समझा दिया, इसकी मीनिंग भी आ गई। कहीं ना कहीं आपको ये जो पूरा पेज है इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि जो ये इस पूरे पेज में समझाया है वो पूरी बुक मतलब पहले चैप्टर में पूरा है ये। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्किल है मेरी, जिसके थ्रू विद द हेल्प मैंने इसको क्या किया, प्रॉपर से तरह से ड्रा कर दिया। तो आर्ट क्या है, हैंडलिंग ऑफ द फैक्ट सो दैट अचीव अ गिविंग ऑब्जेक्टिव। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको पहला चैप्टर अच्छे से समझा दूँ, अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी करवा दूँ, एज कम्पेयर टू देयर मैं आपको कहूँ रट्टा मार लो भाई, नहीं ऐसा नहीं कहूँगी मैं, आप इस चीज़ को समझो। ठीक है, इट इज़ द वे ऑफ द प्रेजेंटिंग। आप किस तरीके से किसी डाटा को दिखा रहे हो, ग्राफ से दिखा रहे हो या फिर आप डायग्राम से दिखा रहे हो, डायग्राम में भी कौन सा डायग्राम यूज़ कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डाटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हो। ठीक है, हैंडलिंग द डाटा, डाटा को किस तरीके से आप हैंडल कर पा रहे हो। मेकिंग द इन्फ्रेंस, मतलब कि एट द एंड में आप कहाँ किस तरीके से पहुँच रहे हो, लॉजिकली पहुँच रहे हैं, और ड्रा करते हो एक रेलिवेंट कंक्लूजन। ये हमारा आर्ट होता है। तो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि साइंस से क्या, स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस भी है भाई और साथ में आर्ट भी है, क्योंकि दोनों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक एट द एंड में पहुंचते हैं। राइट, इसका यूज़ किया हमने, इससे विद द हेल्प इसके थ्रू हमने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया। ठीक है, आपने जो भी इसका कारण रहा है आपने इसको कलेक्ट किया। ठीक है, देन उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया। तो साइंस क्या है, एक नॉलेज है, देन आर्ट इज़ अ एक्शन। नॉलेज साइंस है, आर्ट हमारा एक्शन है, कि जब इस नॉलेज को हम जब एक्चुअल में अप्लाई करते हैं क्या क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उनकी बात की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, बोथ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स बोथ क्यों कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस क्या हैं स्टैटिस्टिक्स के, देखो मैंने आपको बताया था कि आप देखो आपकी बुक के अंदर ना ये पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे लिखे हुए हैं। अब आप ना अंदर का बिल्कुल भी मत पढ़ना, बिल्कुल भी मत, मैं बोल रही हूँ अभी आपको, मैं भी नहीं पढ़ने वाली। आपको यहाँ पे हेडलाइंस जो भी यहाँ पे लिखी हुई है ना, ब्लैक पेन से आपको नज़र आ रही होगी, उनको आप रीड आउट करो। टू एक्सप्रेस द फैक्ट इन अ नंबर। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना। ठीक है, दर्शाना, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, किसको, फैक्ट को, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको, किस में, नंबर के फॉर्म में। भाई यही तो समझा रही हूँ इतनी देर से, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है भाई, इसको नंबर के फॉर्म, नंबर वाले फैक्ट्स को ये एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। दैट्स इट, इसके अंदर यही लिखा हुआ है एज इट इज़। ठीक है, देखो यहाँ पे वीट का एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकती हूँ। मान लीजिए 2020 के अंदर आपकी वीट का प्रोडक्शन 1000 टन हुआ था, फिर यहाँ पे 1050 हो गया, फिर 2000 हो गया, फिर यहाँ पे सीधा 3000 हो गया। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, अच्छा है। बट कुछ बढ़ती हुई चीज़ें अच्छी नहीं होती, जैसे कि डेथ रेट ऑफ द चाइल्ड बोर्न, जो भी बच्चे जन्म लेते हैं ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो बढ़ती हुई अच्छी नहीं होती। उसको क्या कर रही है गवर्नमेंट, घटा रही है। SDR आपने सुना होगा, स्पेशल जो गोल है जो कि 2030 तक हमें रिसीव करना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पता है मैं क्यों दे रही हूँ SDR के रिगार्डिंग, और हमने बात की जो मेल फीमेल के रेशियो के 2023 के अंदर, ये थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी नॉलेज करके आप एक नॉलेज का भंडार इकट्ठा कर सकते हो, जो कि कहते हैं कि नॉलेज एक ऐसी पावर है जिसकी हेल्प से आप किसी के साथ भी कम्पीट कर सकते हो। जब तक आपको नॉलेज ही नहीं रहेगी आप चुपचाप एक ऐसे कोने में खड़े रहोगे कि हाँ इसका ऐसे से है। राइट, तो यहाँ पे देखो जब 2014 के अंदर जो छोटे बच्चों का जो रेट था, मरने वाले की जो दर थी, मतलब कितने % लोग बच्चे मर रहे थे, 39 था, और अब 28 है 2020 के अंदर। अभी 2023 का मुझे प्रॉपर आंकड़ा नहीं मिला, स्टैटिस्टिक डाटा नहीं मिला, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करने भी नहीं चाहूँगी। ठीक है, इस तरह से ये घटते हुए अच्छे लग रहे हैं, ये बढ़ते हुए अच्छे लग रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होती कि हर चीज़ बढ़ती हुई अच्छी हो, वो घटती भी अच्छी होती है, बट डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है। अब यहाँ पे देखो कि क्या लिखा हुआ है, सिंप्लिसिटी, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा का मतलब क्या है कि जितना सारा डाटा आपके पास दिखाया हुआ है, इतना सारा दिखाया हुआ है, आपने क्या किया, उसको कलेक्ट किया। बहुत सारा रो डाटा था जो कि आपके पास, मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग इररेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट फिर भी आपने वो कलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आपने एडिट किया ना, एडिट करने के बाद उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि आप इन फ्यूचर अगर आप उसको यूज़ करो तो क्या है,
समझ में आ जाए। तो यही पॉइंट तो कह रहा है भाई, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा। कॉम्प्लेक्स डाटा को आपने सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इट फैसिलिटेट द कंपैरिजन। फैसिलिटेट द कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि आप सिमिलर नेचर के होमोजीनियस सेम यूनिट की बात की जा रही है तो आप उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। दैट्स इट, यही बात की जा रही है यहाँ पे। वही वीट का आप अगर आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया ना तो आप हर जगह वो अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जामिनर आपको ज़रूर नंबर देगा, बट एग्जाम्पल होना चाहिए। वीट का एग्जाम्पल लिया था ना, आपको दे दिया, वीट दे दी, राइस दे दी, शुगर दे दिया, 2017 का। कंपैरिजन कर सकते हो, स्टैटिक डाटा है पर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि जो आपके जिसको ये सिमिलर नहीं है। अगर आपको वीट का ही दिया होता है इस तरीके से तो आप इसको कंपैरिजन कर सकते थे। तो फैसिलिटेट किस में करता है? कंपैरिजन में करता है, बट कंपैरिजन डन होमोजीनियस। नेक्स्ट क्या है? हेल्पफुल इन अ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग सिंपल यार, मतलब कि फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना कि इन फ्यूचर हमारा ये होगा। जैसे कि नॉर्मली हर एक पर्सन की ये इंटेंशन होनी चाहिए कि जो आज के बारे में ना सोचते हुए वो कम से कम 5 से 10 साल की फ्यूचर प्लानिंग करें कि मेरे पास आज अगर स्कूल की फ़ीस 1,000 रुपये नर्सरी क्लास के बच्चे की है तो इन केस 5 साल के बाद कितनी होगी? वो 2,000-3,000 के करीब पहुंच जाएगी। तो उसके हिसाब से उसकी इनकम भी होनी चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ? सोच रही हूँ, मेरी फ्यूचर की प्लानिंग कर रही हूँ, राइट। इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी होता है, इसी तरह से पॉलिटिकल के अंदर भी होता है, ठीक है। ये हर जगह ये जो आंकड़े होते हैं, स्टैटिस्टिक्स डाटा होते हैं, ये फोरकास्ट करने में हमें हेल्प करते हैं, पॉलिसी बनाने में, प्लान करने में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, जो भी रिस्क होता है उसको कम करने के लिए फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? फ्यूचर को क्या करना? प्रिडिक्ट करना, विचारना, उसको निश्चित करने की थोड़ी कोशिश करना। वैसे फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, उस अनसर्टेनिटी के लॉस को कम करने के लिए, उस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? फोरकास्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छे से पॉलिसी बना सके, अच्छे से प्लान कर सके, काफ़ी तरह के मेथड को यूज़ कर सके, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर हेल्प इन फोरकास्टिंग होता है। द नेक्स्ट क्या है? हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी। वही बात है, अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो क्या कर सकते हो? आप पॉलिसी बना सकते हो, ठीक है। पॉलिसी कोई भी हो सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग हो सकती है, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो गवर्नमेंट खुद बनाती है, ट्रेड पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ होती है, प्रोडक्शन पॉलिसीज़ होती है। ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये सभी आपके न्यूमेरिक डाटा और अवेलेबल डाटा और प्रीवियस डाटा के ऊपर बेस होती है। अगर आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या नहीं कर पाओगे? फोरकास्ट नहीं कर पाओगे, पॉलिसी नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट क्या है? स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बताना। अब रिलेशनशिप जहाँ भी आ जाए, मैंने आपको बताया था कंपैरिजन की बात होती है। कंपैरिजन क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको एग्जैक्ट में पता चल जाएगी कितना क्या कुछ हमें परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैंने कहा कि वीट का प्रोडक्शन करना है। अब वीट का प्रोडक्शन मैं तभी कर पाऊँ, मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ, मैं कम भी कर सकती हूँ, बट ये डिपेंड करता है कि आपके मार्केट के अंदर वीट की, गेहूँ की डिमांड कितनी है। अब नॉर्मल सी बात है, मार्च अप्रैल मई जून 3-4 महीने वीट की इतना ज़्यादा डिमांड होती है, जो उसके रेट है वो भी अच्छे से चलते हैं, है ना। तो लोग क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 2 वेरिएबल्स के बीच में, जैसे कि डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। सेल किसके ऊपर डिपेंड करती है? एडवर्टाइजमेंट। आगे पीछे हो गया था क्योंकि यहाँ पे पीछे स्पेस नहीं बचा था। डिमांड को हमेशा सप्लाई के साथ सप्लाई और डिमांड की कंपैरिजन होती है, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं? प्राइस को सेटअप किया जाता है, ठीक है। सेल वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। जितनी ज़्यादा मोस्ट ऑफ क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट होती है, उतनी ज़्यादा क्या है? कंपनी के प्रोडक्ट की सेल होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। इन सभी को जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिलेशनशिप हम किसके अंदर पढ़ेंगे? आगे चैप्टर आएंगे आपकी बुक के अंदर, जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 6 and 7 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। इसके अंदर रिलेशनशिप ही पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी अब हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टूल्स, कोरिलेशन, पार्शियल, मल्टीपल कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स एनलार्ज एंड हेल्प इन फॉर्मुलेशन एंड द टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। इस पॉइंट को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट थे, क्या आपको मुश्किल लगे? नहीं लगे ना,
तो इसी तरह से आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या इसके अंदर है। तो तभी बोलते हैं जो मेरे स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट की जो वीडियो होती है उसको अच्छे से समझा करो, देन उसके बाद आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या होती है, ये एक तरह से मैं आपको बताती हूँ। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है एक। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक आपका सब्जेक्ट है, वहाँ पर क्या करते हैं हम हाइपोथेसिस करते हैं। वैसे मैं आपको बताती हूँ, जब भी मान लीजिए जैसे कि मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी। रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और डाटा को कलेक्ट करते 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 हम आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं इंटरप्रिटेशन पे, जो भी हमने यहाँ पे किए। बट रिसर्च में थोड़ा सा इससे पहले और भी स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इस स्टेप होने से पहले यहाँ पर एक वर्ड आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस पता है क्या होता है कि आपको क्या लगता है, आपकी अजम्पशंस होती हैं। जो भी पर्सन किसी भी प्रॉब्लम को सर्च कर रहा है, ठीक है, उसकी खुद की अजम्पशंस होती हैं कि उसका मानना क्या है। उसका मानना वो ठीक भी हो सकता है, उसका मानना गलत भी हो सकता है। अगर वो ठीक हुआ तो उसको क्या किया जाएगा, जनरलाइज कर दिया जाएगा। अगर वो ठीक नहीं हो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जनरलाइज का मतलब ये है कि वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा होता है ना, वो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव अजम्पशंस करने में, टेंटेटिव अजम्पशन करना दैट मीन्स जो ठीक भी हो सकती है और जो गलत भी हो सकती है, उसे बोला जाता है टेंटेटिव अजम्पशंस। तो समझते हैं सबकी अपनी अपनी अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। अगर वो ठीक निकल जाती है तो क्या होगा, जनरलाइज हो जाएगा। एक यहाँ पे ना वर्ड आया होगा कहीं पे, मैंने देखा था जनरलाइजेशन, मैंने इसलिए वहाँ पर नहीं समझाया था, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ पर लिखा था मैंने वो जनरलाइजेशन का कंसेप्ट। दैट्स यहाँ पे टू अटेम्प्ट टू मेक अ जनरलाइजेशन तब होगा जो भी आपकी हाइपोथेसिस थी वो अगर आपकी ट्रू निकल जाती है, तब वो चीज़ें क्या होती है, जनरलाइज होती है, जनरली यूनिवर्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो साइंस के जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो 7 पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। अभी आपकी बुक के अंदर आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हमारी बुक के अंदर फंक्शन के बाद इंपॉर्टेंस एंड स्कोप है। इंपॉर्टेंट एंड स्कोप बताऊंगी, एक लाइन के अंदर समझ में आ जाएगा ये तो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटेशन समझनी पड़ेगी। देखो लिमिटेशंस के अंदर क्या है कि लिमिटेशंस क्या है। अब जितनी भी हमने मेरिट्स पढ़ी थी ना, कि मेरिट्स क्या पढ़ी थी, ये न्यूमेरिक डाटा को लेके चलता है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, क्वालिटेटिव टर्म्स को कौन लेकर चलेगा, जो न्यूमेरिक में नहीं है मतलब वो डाटा नहीं है, ऐसा तो होगा ही नहीं। जब भी हमेशा क्या होता है कि जब भी हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ना, तो न्यूमेरिक भी होता है, नॉन न्यूमेरिक भी डाटा होता है। दोनों के मिक्स अप होने के बाद हम एक एक्चुअल एंड एक्यूरेट डाटा पे पहुंचते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, इसकी एक डीमेरिट हो गया कि ये न्यूमेरिक डाटा को ही लेकर चलता है। दूसरी डीमेरिट क्या है कि ग्रुप को लेकर चलता है। भाई इंडिविजुअल का कोई महत्व नहीं है, राइट। इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स, इंडिविजुअल को जोड़कर ही तो ग्रुप बना है ना। बट ये इंडिविजुअल को लेकर नहीं चलता, ये पूरे ग्रुप को लेकर चलता है, एग्रीगेट फैक्ट को लेकर चलता है। दूसरी डीमेरिट ये है आपकी। तीसरी डीमेरिट ये यहाँ पर आ जाएगी, क्वालिटेटिव जो टर्म्स होते हैं, जो क्वालिटी बेस्ड होती हैं, जैसे कि आपकी बात की जाती है इंटेलिजेंसी की, ऑनेस्टी की, पंक्चुअलिटी की, ठीक है, डिफनेस की, इन सभी चीज़ों को ये प्रॉपरली इग्नोर करता है। इग्नोर समझते हैं मतलब कि इनको मानता ही नहीं है। ये केवल क्वांटिटेटिव जिनको आप मेजर कर सकते हो। एग्रीगेट फैक्ट्स की किसके ऊपर हमेशा बेस होता है, ये आपके जैसे कि एवरेज, मैंने बताया था ना, एवरेज के फैक्टर्स, जो एवरेज का जो फैक्ट जो फिगर होता है उनको लेकर चलते हैं। बाकी फिगर को तो ये मतलब ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। कंपैरिजन किस में होगा, केवल कंपैरिजन आपका किस में होगा, होमोजीनियस यूनिट्स में होगा। इवन वो चाहे आपका स्टैटिस्टिक्स है, इवन वो चाहे आपका क्या है, स्टैटिस्टिक डाटा गिवन है, बट वो होमोजीनियस होना चाहिए। एक प्रोडक्ट की डिफरेंट ईयर का डाटा अवेलेबल है, उसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बट 1 ईयर का डिफरेंट प्रोडक्शन दी हुई है, आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपकी डीमेरिट्स है। देखो मैं आपको बताती हूँ, वही बता रही थी मैं। अगर आपको एक बार इस पेज को आपको समझ में आ गया तो दैट मीन्स आपकी लिमिटेशंस भी इसमें बता दी मैंने, आपकी डीमेरिट्स भी इसमें बता दी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर्स है जो मैं आपको बता रही हूँ वो
जो चैप्टर के अंदर मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल मेजरमेंट। इंडिविजुअल मेजरमेंट्स के ऊपर डील नहीं करता भाई ये। स्टैटिस्टिक डील ओनली विद द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपरली इन्होंने क्या किया है, इग्नोर किया है। जैसे कि डिफनेस हो गया, ऑनेस्टी होगी, एफिशिएंसी होगी, इंटेलिजेंसी होगी, ब्लाइंडनेस होगी, इन सभी को इन्होंने हटा दिया है, इनको लेकर नहीं चल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेज। एवरेज की बात की जा रही है। आपकी बुक के अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको उसको दिखाना चाहूँगी। कहाँ गया भाई, राइट, आपको यहाँ नज़र आ रहा है 2015, 16, 17 ये ईयर है। ये फर्म नंबर 1, 2, 3 ABC, इनकी ना ये प्रॉफिट दे रखे हैं 20,000, 20,000, 20,000 फर्म ए का। इसकी एवरेज निकाली तो इसका 20,000 है। फर्म बी का प्रॉफिट दे रखा है 18,000, 20,000, 22,000। आपको नज़र आ रहा है कि ये बढ़ते जा रहे हैं, राइट। पहले 18,000 थी, फिर 20,000 हो गई है, फिर 22,000 हो गया, परंतु फिर भी इसका एवरेज क्या हो गया, 20,000 ही है। सी फर्म की बात की जाए तो 22,000 है, 20,000 है, 18,000 है। इसके घटते जा रहे हैं प्रॉफिट, बट एवरेज फिर भी सेम है भाई। स्टैटिस्टिक्स में केवल एवरेज के ऊपर फोकस किया है, ये फोकस नहीं किया कि बीच में क्या हो रहा है। इसके प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली सिमिलर हैं, इसके इंक्रीज हो रही हैं, इसके डिक्रीज हो रहे हैं, बट एवरेज आपकी सिमिलर है। यही बात कह रहे थे, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट गिविंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इफ़ दे आर स्टडी विदाउट द रेफरेंस। अगर आप बिना रेफरेंस के इसको पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन गलत मिलेगी, ठीक है। ओह माय गॉड, ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं, आपको ये पॉइंट आ गया समझ में। एवरेज की बात की जाए तो ट्रू ओनली ऑन एवरेज के अंदर क्या आता है कि नेवर यूनिवर्सिबल ट्रू। कई बार कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको यूनिवर्सिबल इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगी, ठीक है। ये ट्रू कुछ एक सर्टेन कंडीशंस के अंदर होती है, जैसे कि एवरेज की बात की जा रही है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर टूल्स, मेथड्स, साइंटिफिक जो टर्म्स हैं, नॉलेज है, उसको यूज़ करने के लिए, एक्वायर करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि ITR टैक्स को भरने के लिए आपको एक CA की ज़रूरत पड़ती है ना। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को, टूल को यूज़ करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे फिर इसका एक बात पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। मैंने अभी बताया आपको, इस वाले पेज के अंदर बताया, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या किसको लेकर चलता है, होमोजीनियस डाटा को लेकर चलता है, सिमिलर डाटा को लेकर चलता है। यहाँ पे भी मैंने आपको सिमिलर डाटा की बात की गई है, राइट। कंपैरिजन ओनली व्हेन दे हैव टू बी सम सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट एंड दे बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंटल ऑफ द इंक्वायरी। इफ द डाटा इज हेट्रोजीनियस दे विल नॉट बी कंपेरेबल। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि अलग होना, जैसे कि वीट हो गया एक तरफ हो गया हमारे पास राइस हो गई है, एक तरफ हमारे पास शुगर हो गया है, इनके आप कंपैरिजन कर लो भाई। एक और एग्जांपल हो सकता है, बिजनेस है, बिजनेस के अंदर वर्कर्स होते हैं और एक आपके एम्प्लॉयर होते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। इसकी सैलरी के साथ आप कंपेयर करोगे, क्या आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका अलग लेवल है भाई, इसका अलग लेवल है। इसको वेजेस मिलेंगे, इसको सैलरी मिलेगी, कैसे कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कंपेयर कर सकते। स्टैटिस्टिक्स इज द मीन एंड नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। बहुत इसमें भी एक ये अलग पॉइंट है, जैसे कि इसमें 7वां पॉइंट आपका अलग था ना, इसमें आपका ये वाला पॉइंट अलग। पता है क्या कह रहा है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? आपका एक समस्या मीन्स बताता है, नॉट ए सॉल्यूशंस। आपको समाधान नहीं बताता, आपको उसको यूज़ करने का तरीका बता देता है। अब यूज़ आपको खुद करना है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि इट प्रोवाइड हेल्प इन टेकिंग अ डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। बट डिसीजन किसको लेना है? आपको लेना है, स्टैटिस्टिक्स नहीं लेगा आपको डिसीजन, मतलब कि एक्शन आपका होने वाला है। नॉलेज आप इसकी यूज़ करोगे, डाटा इसका यूज़ करोगे, तरीका इसका यूज़ कर लोगे, बट आप सोल्यूशन आपकी हेल्प से निकालोगे। इसकी हेल्प से सोल्यूशन नहीं निकलता। आपकी नॉलेज, आप किस तरीके से उस डाटा को लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल लेकर चल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट, एक सेकेंड आपको मैं ये और बता देती हूँ। इम्पोर्टेंस की बात की जा रही थी। इम्पोर्टेंस स्टैटिस्टिक्स का हर जगह होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, प्लानिंग में भी होता है, फिनेंस में भी हो सकता है, एजुकेशन में भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको बात बताई थी ना, यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स है हर जगह यूज़ होगी,
मेथड आपकी हर जगह यूज़ होगी। ये इंपॉर्टेंस अगर यहाँ आपकी बुक में तो 3-4 ही दी हुई है, आप इन सभी पॉइंट्स को आप एज अ पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन पॉइंट, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको एज इट इज़ जो मैंने एग्जांपल दिए वो आपको समझ में आ जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रेस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो क्या है ये, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत सा कॉन्फिडेंस क्या हो गया है, लो गया। कारण पता है क्या है, क्योंकि बहुत बार किसी ने जैसे कहते हैं ना कि हम तो केवल अभी कई कह रहे हैं कि जो अकाउंटिंग टर्म्स होती है, कोई अपने प्रिंसिपल यूज़ करता है, कोई अपने प्रिंसिपल यूज़ करता है ना। तो इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में भी कोई फैक्ट ऐसे होंगे जो किसी को कोई पर्सन अलग तरीके से उसको ट्रीटमेंट लेके चल रहा है, कोई पर्सन कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट लेके चल रहा है, ठीक है। बट किसी को प्रॉपर क्लैरिटी ही नहीं है कि इसका मतलब प्रॉपर है क्या भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंस में कमी आना इन अ स्टैटिस्टिक डाटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन्स ने इन्वेस्टिगेशन की, काफ़ी सारे पर्सन ने अपने थिंकिंग प्रोसेस अजम्पशंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट कंपैरिजन करने लग रहे हैं, जिससे कि कारण क्या रहा है, कंक्लूजन अपना नॉर्मल सी बात है गलत आएगा। इनएडुकेट सैंपल होगा, मतलब पर्याप्त मात्रा में आपका सैंपल ही नहीं है। आपने कहा कि मैं पूरे हरियाणा के ऊपर स्टडी करूँगा, हरियाणा नहीं पूरे इंडिया के ऊपर मुझे स्टडी करनी है, पर आपको डाटा दिया जा रहा है केवल हरियाणा का, क्या आप उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे? क्या उसके साथ कंपैरिजन करना कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको चाहिए पूरे इंडिया का था और आपको अवेलेबल हरियाणा का हुआ है। बाकी बचे स्टेट्स का क्या होगा, बाकी बचे स्टेट्स की अंदर इन्फॉर्मेशन क्या पता क्या निकल के आए, क्या पता क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है आपकी इस रिसर्च के लिए, ठीक है। तो जो इनअप्रोप्रिएट सैंपल, इनअप्रोप्रिएट क्या है, इनएडुकेट सैंपल साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर्सन मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं डाटा के अंदर। बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं रिसर्च के अंदर। अगर मैं आपको रियल लाइव एग्जांपल देना चाहूँगी, हमारे डिपार्टमेंट में क्या हुआ था, मतलब जब हम ग्रेजुएशन में थे, ग्रुप के अंदर क्या हुआ था, मैम ने एक टॉपिक दिया था ग्रुप डिस्कशन में, शायद वो प्रोडक्शन के ऊपर ही था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। तो बच्चों को अगर वो डाटा नहीं मिला ना, तो क्या किया, एक दूसरे के ही किसी ने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और किसी ने सेम एज इट इज़ उतार लिया है, बट क्या किया, आपका जो रॉ फिगर होता है ना, जो न्यूमेरिक डाटा होता है, उसको उसके अंदर चेंज कर लिया। तो मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस भी हो रहा है, बट बहुत से फ़ायदे भी हमने डिस्कस किए, बहुत सी लिमिटेशन हमने डिस्कस की। और यहाँ पर आपके क्या है, ये चैप्टर क्या है, फिनिश हो चुका है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, आपके लिए स्पेशल क्या है, क्वेश्चन पेपर चैनल बनाया है, जहाँ पर आपको आपकी स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपकी एमकॉम के क्वेश्चन पेपर हैं एंड ये आपकी एमबीए के क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2023-22 के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, एमसी के क्वेश्चन पेपर है, एमए के क्वेश्चन पेपर है, और आपकी एमकॉम के भी क्वेश्चन पेपर है। दिस इज़ एमकॉम क्वेश्चन पेपर। सबसे ज़्यादा मेरे पास बीकॉम के क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2019 से लेकर 2022 एंड 23 तक के क्वेश्चन पेपर हैं ये, ठीक है। सो आप हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर भी विजिट करना, जिसकी हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से हमें लिखना चाहिए पेपर के अंदर, कैसे हमें पेपर के अंदर अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको बताया था ये जो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप कैसे नोट्स लेंगे, इनके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। ओनली ₹9 रुपीज़ के अंदर आपको ये पूरा PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर के अंदर आपको सेपरेट चैप्टर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या किया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल किया जा रहा है, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए, देन आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आफ्टर द पेमेंट। अगर आप पेमेंट करेंगे देन आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।